तो अगर हम आपको कहें कि कुछ हमें पढ़ाओ तो किस टॉपिक पर पढ़ाना चाहोगे आप? अगर हम मौर्यों की बात करें तो मौर्यों को समझने के लिए हम कुछ पहले प्रश्न उठाएंगे। जो धर्म की बात आप कर रहे हैं, था क्या धर्म? आधुनिक भारत में बहुत सारे फेमाइन्स हुए हैं। कौन कौन से ऐसे कमीशन बने हैं फेमाइन से संबंधित? लेकिन कुछ मामलों में अशांति का भी हम देखते हैं उदाहरण, एक जैसे कलिंग युद्ध में। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कुरुओं के द्वारा ही कुरुक्षेत्र, इसलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। 1947 में तो हरियाणा बना ही नहीं था, तो कैसे स्थापना हो सकती है? मैं सर एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं आई कम इन में? नमस्ते। बैठिए। क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी? मेरा मैम स्पेशलाइजेशन प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत है। जी। तो अगर हम आपको कहें कि कुछ हमें पढ़ाओ तो किस टॉपिक पर पढ़ाना चाहोगे आप? अगर मैम पढ़ाने की बात की जाए तो मैं मौर्य को पढ़ाने में इंटरेस्टेड। चंद्रगुप्त मौर्य को? मौर्य एम्पायर मौर्य, चलिए पढ़ाइए। आपको संबोधित करके पढ़ाएं या बच्चों को? बस आप पढ़ाओ, कोई बात है। आप सोचो हम स्टूडेंट्स हैं। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज का हमारा टॉपिक है वो मौर्य है। अगर हम मौर्यों की बात करें तो मौर्यों को समझने के लिए, मौर्य पूरे चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ पहले प्रश्न उठाएंगे कि मौर्यों की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम प्रेजेंट में क्यों पढ़ते हैं मौर्यों को, इतिहास में उनकी क्या उपादेयता है। तो हम प्रश्नों को अगर देखें तो पहला प्रश्न ये है कि हम इतिहास में जो प्रथम बड़ा एम्पायर देखते हैं जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जम्बूद्वीप आर्यावर्त की अवधारणा को जिसने प्रतिस्थापित किया, जिसने जमीन पे धरातल पे लागू किया, तो पहला प्रश्न ये है कि इसको कैसे स्थापित किया गया, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे बनाया गया। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो जो अशोक की धम्म नीति दिखती है, जो भारतीय इतिहास में प्रथम बार हमें कुछ दिखाई देता है धरातल पे, जो धर्म सर्वधर्म समभाव की भावना दिखती है, जो अशोक अपनी धम्म नीति के माध्यम से सभी धर्मों को, सभी पंथों को, जनजातीय समुदाय को, एक ब्राह्मण वर्ग को, बौद्ध को, जैन को, सभी को एक धारा में लाने का प्रयास करता है। तो कैसे हुआ ये, इसको समझेंगे। तीसरी बात है कि जो एक साहित्यिक उपलब्धि के रूप में कौटिल्य की अर्थशास्त्र हम देखते हैं कि प्राचीन भारत का एक प्रथम ग्रंथ दिखता है जिसमें समाज की बात है, राजनीति की बात की गई है, अर्थव्यवस्था की बात की गई है। तो इसमें हमें और क्या जानकारी मिलती है, या कौटिल्य की जो रचना है उसकी हम आलोचनात्मक समीक्षा के माध्यम से समझेंगे कि अपने नटशेल में थोड़ा सा पढ़ाओ, ब्रीफ में मौर्य के बारे में ब्रीफ में बताओ कि उनकी क्या अचीवमेंट थी, इसे थोड़ा ब्रीफ में। जी मैम। अगर मतलब मौर्यों की बात करें तो पहले जैसे प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से अपने साम्राज्य की स्थापना की, नंदों को पराजित करते हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात उसने कुछ जैसे अपने राज्य को प्रशासनिक रूप से स्थापित किया, एक प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उसके पश्चात हम बिंदुसार को देखते हैं तो बिंदुसार का कोई विशेष मतलब योगदान नहीं दिखता है। हाँ, उसके कुछ आजीवकों के संबंध में जो उसका मतलब आजीवक धर्म को उसने जो संरक्षण दिया वो उसकी जानकारी मिलती है। अगर हम अगले शासक जो सबसे महत्वपूर्ण हमें पूरे मौर्य में दिखता है, जो अशोक महान है, तो अशोक की बात करें तो अशोक पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक है। उसकी अगर नीतियों को देखें तो वो क्यों महान है, पहली बात कि वो पूर्वकालीन शासकों की धारा से अलग निकलते हुए वो जनसंवाद स्थापित करता है। कैसे? वो अभिलेखों के माध्यम से जनसंवाद जनता से स्थापित करता है। दूसरी बात, वो धम्म नीति के माध्यम से अपने राज्य को संगठित करता है। तीसरी बात, वो अपने अभिलेखों के माध्यम से, स्तूपों के माध्यम से, वो गुफा विहारों के माध्यम से कला स्थापत्य को नया आविष्कार देता है, नया स्वरूप देता है। थैंक यू। जो धर्म की बात आप कर रहे हैं अशोक की, तो था क्या धर्म जी, उसमें विशेष रूप से क्या शामिल किया गया था जो अशोक के धर्म को एक खास बनाता है? जी। अगर अशोक के धर्म की मतलब खासियत की बात करें तो उसमें जो हमें मुख्य तत्व दिखाई देते हैं वो ये है कि जैसे अशोक से पहले के जो धर्म दिखाई देते हैं वो किसी शासक द्वारा इतने बड़े लेवल पे मतलब बढ़ावा नहीं दिया गया। वो धर्म विशेषता, अगर अशोक के धर्म की बात करें तो जैसा कि विद्वानों ने कहा है, एच.सी. राय चौधरी कहते हैं कि ये धर्म था, उसमें बौद्ध धर्म का भी योगदान था। लेकिन जो एक दूसरे पक्ष के विद्वान हैं जैसे नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि ये मतलब नैतिक आचार संहिता थी। तो ये विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों अपने हिसाब से मत व्यक्त किए हैं। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो धर्म एक, मैं मानता हूं कि एक सर्वधर्म समभाव के लिए उसका जो प्रयास किया गया था अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए और सभी जनता में शांति, सौहार्द और अशोक का क्या आप खास मानते हैं अदर देन दिस धर्म?
मैम अगर धर्म से अन्यथा देखा कहते जाए हैं तो उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था, तो उसको उसके बारे जी में मैम, आप ये क्या मतलब कहना चाहते हैं? बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें दिखाया गया है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारकर, मतलब बौद्ध ग्रंथों में माना गया है। अब ये आलोचना का मतलब समीक्षा का विषय है, क्योंकि वो उनके दिखाने का एक पक्ष ये भी है कि उसने कलिंग युद्ध के पश्चात, उसमें कलिंग युद्ध में भी दिखाया गया है कि कलिंग युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार किया, उसके पश्चात अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ और एकाएक वो अहिंसा में लीन हो गया। तो एक मैम इसमें धार्मिक पर्सपेक्टिव भी दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें अपने धर्म को एक मतलब थोड़ा अपलिफ्ट करना है, तो वो उसको वहाँ ज्यादा अहिंसा से जोड़ देते हैं। तो एक ये भी थोड़ा हो सकता है। पीएचडी भी कर रहे हैं आप अभी? नो सर। करेंगे? जी नेट क्लियर? हाँ, नेट क्लियर है, बहुत बढ़िया। पीएचडी की स्पेलिंग क्या होती है, मतलब कैसे लिखा जाता है पीएचडी को? पीएचडी की सर कैपिटल स्मॉल पी एच और कैपिटल डी और फिर बाद में वो है बिंदु। अच्छा अच्छा, दोबारा फिर बताइए हुआ। स्मॉल पी एच और कैपिटल डी और फिर बिंदु है। चलिए बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, तो एंशिएंट हिस्ट्री है आप, तो फिर वही है कि हमारा कंप्लीट हिस्ट्री की समझ होनी चाहिए हमें, कोई सा भी वो तो है, एंशिएंट मॉडल हो, मिडिवल हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पढ़ाने का मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे आप, है ना? यस सर, तीनों का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आधुनिक भारत में बहुत सारे फेमाइन्स हुए हैं, कौन कौन से ऐसे कमीशन बने हैं फेमाइन से संबंधित? यस, अगर जैसे सर फीमाइंस कमीशंस की बात करें तो जो प्रारंभ होता है वो 1860 से होता है। सबसे पहले स्मिथ कमीशन बनता है, फिर 1865 में कैंपेल, फिर 1865-66 में कैंपेल, फिर 1878-80 में स्ट्रेची, फिर 1896 में लॉयल, 1900 में मैकडोनाल्ड, 1945 में जॉन वुडहेड। उड़ीसा के संदर्भ में कौन सा कमीशन था इनमें से जो उड़ीसा के विशेष? ये सर जो लास्ट में शायद मैं अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो अंतिम है जॉन वुडहेड, वो था, मैं क्लियर नहीं हूँ इसका। अच्छा, तो कैंपबेल था वैसे उसके मैं क्लियर नहीं हूँ। हाँ, कैंपबेल था। अच्छा, आप मुझे बताइए कि बाबर और महाराणा रंजीत सिंह, इन दोनों में क्या समानता दिखाई देती है आपको? बाबर और महाराणा रंजीत सिंह, वही एक बड़ी समानता बताइए। बाबर और महाराणा रंजीत सिंह में अगर समानता की बात की जाए तो इनमें जो मुझे दिखाई देता है वो डेडिकेशन जो है साम्राज्य स्थापना के प्रति, जैसे बाबर का भारत में साम्राज्य स्थापना के प्रति दिखता है, और वैसे ही जो रंजीत सिंह सिख शासक हैं उनका सिख साम्राज्य की स्थापना के प्रति दिखता है। ये मुख्य समानता मुझे दिखती है। अच्छा, नहीं ऐसा तो बहुत सारे शासकों में डेडिकेशन था, तो तभी वो इतना बड़ा साम्राज्य बिल्ड किया होगा उन्होंने सभी ने। हम देख सकते हैं कि इनकी जो चुनौती है ना प्रारंभिक काल में, जब बाबर की आप प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे तो इनके जब फादर की डेथ हुई तो उनकी एज बहुत कम थे। सेम यही कहानी महाराणा रंजीत सिंह के साथ हुई थी, है ना? लगभग 13 या 12 ईयर के लगभग थे महाराणा रंजीत सिंह, है ना? तो वो कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी कि इतनी कम आयु में इन्होंने कितना कठिन संघर्ष रहा होगा। एक बहुत बड़ा ये सिमिलरिटी के तौर पर हम इनको दिखा सकते हैं। और एक स्टूडेंट को, जैसा हम कहते हैं कि आज के समय में हम मुगलों के बारे में हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें, बाबर को विशेष तौर पर पढ़े, तो क्या सीख बाबर से बच्चों को लेनी चाहिए? और बाबर से अगर सर सीख की बात की जाए तो उसका धैर्य मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो वो अपनी उसमें बाबरनामा में लिखता है कि मैंने 1504 में भारत को जीतने का सपना देखा और आगे चलकर 1526 में पूरा हुआ। इतने लंबे समय तक जो उसने इंतजार किया और सतत प्रयास किया, मतलब कोई लक्ष्य बनाया है तो उसमें सतत प्रयास लगे रहना, ये मुझे दो चीजें बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, बस पीएचडी की स्पेलिंग आप ध्यान रखना, क्योंकि पी कैपिटल आएगा, पी कैपिटल, स्मॉल एच, फिर डॉट, फिर डी कैपिटल, फिर डॉट। अभी आपने मौर्य काल के बारे में अच्छी जानकारी दी। तो जैसे प्रथम जो महान शासक हम पढ़ते हैं सम्राट अशोक को, तो महानता का क्या कोई पैरामीटर्स होता है ऐसे कुछ कि कोई ये अचीव करेगा तो महान कहलाएगा? तो अगर वो महान थे, चूंकि बाद में फिर अकबर महान हुए हैं, तो क्या इनमें समानताएं होंगी? महानता को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जी सर, अगर महानता की बात की जाए तो कोई विशेष पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन अगर कोई शासक किन्हीं क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सौहार्द, शांतिपूर्ण सौहार्द, सामाजिक सदाचार, सद्भाव, इन क्षेत्रों में वो विलक्षण प्रतिभा या विलक्षण प्रयासों
को महत्व देता है या प्रयास करता है तो हम उसको महान शासक के रूप में रख सकते हैं। तो अगर प्राचीन काल में अशोक को देखें तो वो प्रतिभा मुझे मतलब हमको दिखाई देती है, क्योंकि वो जैसे शांति सद्भाव को महत्व देता है, वो अपने साम्राज्य विस्तार के प्रति भी सचेत है। जैसा कि उसने 13वें लघु बृहत शिलालेख में कहा है, आठवियों को आडविक जो राज्य था उसको चुनौती दी है। तो वो साम्राज्य के प्रति भी सचेत था, लेकिन उसको साम्राज्य में शांति स्थापित करनी है तो वो धर्म के प्रति सचेत है। उसने अर्थव्यवस्था को भी बराबर महत्व दिया। तो मतलब एक ऐसा शासक हो जो सभी क्षेत्रों को बराबर महत्व देता है, शांति को प्राथमिकता में रखते हुए। तो मुझे लगता है कि वो लेकिन कुछ मामलों में अशांति का भी हम देखते हैं उदाहरण। एक जैसे कलिंग युद्ध में वही बताते कि अपने भाइयों को मारा था, और एक अभिलेख में अशोक ये भी कहते हैं कि मेरा हृदय विनर्म हो गया है। तो अपने भाइयों को मारकर, जो 99 भाइयों को मारा था, वो कैसे विनर्म हो सकता है? और एक अभिलेख में ये लिखते हैं कि जो जीव हत्या निषेध हो जाएगा, अब कोई हत्या नहीं की जाएगी, समास नहीं किया जाएगा, लेकिन मृग और मोर का उन्होंने वो किया है कि इनका समास किया जाएगा। तो सर इसको मतलब ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले बड़े स्तर पर पशु बलि दी जा रही थी, अब उसको उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर, पहले कई प्रकार के पशु मारे जा रहे थे, अब मृग और मयूर बस मारे जाएंगे। तो एक ये हो गया। और अगर दूसरे पैमाने पे देखें, जैसे उसके भाइयों को मारने का और कलिंग युद्ध का आता है, तो एक जो चेंज आया, डायरेक्शनल चेंज दिखता है उसके बिहेवियर में, कि पहले वो भी क्रूर था लेकिन उसमें एक सतत परिवर्तन आ गया, अचानक वो दिखाई देता है। परिवर्तन तो आएगा जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब उत्तराधिकारी अगर कोई भाई नहीं होगा, अब तो विनर्म हो जाइए या आप हिंसात्मक बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये हो सकता है, लेकिन एक साम्राज्य को एकता में रखने के लिए, इतने बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य को संगठित रखने के लिए उसको ये महत्वपूर्ण है कि वो शांति को महत्व दे, विनम्र रहे। साम्राज्यवादी नीति अगर देखी जाए, जैसे अकबर महान की अगर बात करते हैं, तो अकबर से बड़ा साम्राज्य शायद औरंगजेब का था, तो महान क्यों नहीं होते अगर क्षेत्र विस्तार की बात? जी अगर सर भारतीय महानता की बात की जाए, चूंकि साम्राज्य अगर महानता की बात करें तो ये पश्चिमी अवधारणा ज्यादा सटीक बैठती है। जैसे हम सिकंदर और नेपोलियन को महान बोलते हैं तो वहां पे साम्राज्यवादी महानता की अवधारणा दिखाई देती है, लेकिन जो भारतीय महानता की अवधारणा है, यहाँ पर कुछ जो विशेष लक्षण है वो शांति, सौहार्द, सद्भाव और सामाजिक एकता, ये मूल तत्व दिखाई देते हैं। तो भारतीय महानता में इन्हें देखते हैं, इसीलिए इनको साम्राज्यवादी नहीं कहा जाता है, औरंगजेब को महान नहीं कहा जाता है, और अकबर को महान कहा जाता है। एक लाइन में अगर बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने जो अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, अभिलेख, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? लोग ऐसा क्या करना चाहते थे कि इतनी आवश्यकता पड़ी है अभिलेखों को लिखवाने की? कॉमन बात अभिलेखों में क्या थी? कॉमन बात सबसे ज्यादा अगर कॉमन देखें तो धर्म की चर्चा ही उन्होंने की है। सबसे ज्यादा चर्चा तो धर्म के बारे में। दूसरा और सातवां है, दूसरे में परिभाषा पूछी गई है, 7 में एक्सप्लेन किया गया है। पहले में क्या दिया गया है? कौन सा सर? जीव हत्या निषेध के बारे में। जीव हत्या नहीं होगी, उनकी औषधीय वृक्ष लगवाए गए, लोक चिकित्सा जो कार्य है अपने पदाधिकारी नियुक्त किए गए वहां पर। तो जो आपने अभी फैक्ट बताया था कि अब से पहले काफी जो जीव थे वो समास किए जाते थे, हत्या की जाती थी मांस के लिए, लेकिन उनको रोक दिया गया केवल 2 पशुओं के बारे में। इन फ्यूचर ये भी रोक दिया जाएगा जी ना। तो ये कॉमन बात थी जीव हत्या निषेध के बारे में, कोई हिंसात्मक नहीं हुआ। बहुत तो हरियाणा स्टेट में आप जॉब करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो हरियाणा के बारे में आप मेरे को बताइएगा कुछ विशेष। जी सर। क्या जानते हैं आप हरियाणा के बारे में? मैं सर बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी बेसिक बताइएगा। हरियाणा मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें तो मैं उसी हिसाब से। नहीं, जो आपके बेस्ट हो, आपके मन में ये चल रहा है कि हाँ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बारे में बताइएगा। कोई भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। चूंकि सर मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मैं इतिहास से जोड़ना चाहूँगा। जैसे प्राचीन काल से देखते हैं तो जब राज्य निर्माण की अवधारणा आई भारत में, तो जो प्रथम राज्य निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ा, जैसा कि जो इतिहासकार माइकल विटजेल हैं वो अपनी पुस्तक हिस्टोरियोसिटी इन दी वेदास में कहते हैं कि जो भारत में प्रथम राज्य निर्मित हुआ वो कुरु राज्य निर्मित हुआ, और उसका जो क्षेत्र था वो यमुना और सरस्वती के मध्य में पड़ता था। तो ये जो भारत में राज्य निर्माण की अवधारणा दिखाई देती है वो हमें हरियाणा से ही दिखाई देती है, हरियाणा के क्षेत्र से ही मिलती है। जब 1-2 कबीले मिलकर
भरत और पुरु ने मिलकर कुरु राज्य की स्थापना की। फिर उत्तर वैदिक काल में आगे चलकर पांचाल राज्य बने। फिर पांचाल से चलकर धीरे धीरे राज्य निर्माण की अवधारणा बढ़ती गई और 16 महाजनपद के रूप में। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कुरुओं के द्वारा ही कुरुक्षेत्र, इसलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है, कुरुओं के द्वारा खोदा गया क्षेत्र। तो फिर पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की सीमा बता सकते हो, कहाँ तक कुरु फैले हुए थे उस समय? पुराणों के आधार पर? हाँ, क्योंकि पुराण ही सोर्स है। सॉरी सर, मैं मतलब कुरु ऐसा तो है नहीं कि भाई आज का हरियाणा जो है पूरे हरियाणा में ही फैले हुए थे। ये सर ब्रह्मावर्त, अगर मैं सही रिकॉल कर पा नहीं, ब्रह्मावर्त तो मनुस्मृति में बोला गया है हरियाणा को। तो मैं सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो 48 कोस बताई गई है कुरुक्षेत्र की, जो पुराणों के आधार पे हम सीमा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या बताना चाहोगे हरियाणा के बारे में? और सर अभी जैसे एचपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एचपीएससी के सर वर्मा। एचपीएससी की स्थापना कब हुई है, कब स्टैब्लिश हुआ एचपीएससी? ये सर भारतीय लोक सेवा अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था 1947 में। एचपीएससी 1947 में तो हरियाणा बना ही नहीं था, तो कैसे स्थापना हो सकती मैं है? सर एग्जैक्ट याद नहीं कर। हरियाणा कब बना है? हरियाणा 66 में बना है सर। तो कमीशन भी 66 में बना होगा एचपीएससी। ठीक है, तो एचपीएससी के जो गवर्नर हैं या उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति तो सर राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। तो अभी राज्यपाल का जो निवास स्थान होता है जी, उसका नाम बदला गया है, तो आप बता सकते हो? जैसे हम पहले राजभवन बोलते थे, जी अब आगे उनको हम किस नाम से? अब सर उनको लोक भवन का। लोक, तो हरियाणा का लोक भवन कहाँ है फिर? ये सर पंचकुला में, सॉरी चंडीगढ़ में। ठीक है बेटा, थोड़ा और ज्यादा, वैसे बहुत अच्छा आपने दिया है, आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन थोड़ा और एंड तो नहीं है किसी चीज का, इतिहास का तो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा और वो कर लो, हरियाणा के साथ रिलेटेड भी कर लो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बाकी हिस्ट्री में तो तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन हरियाणा के साथ एसोसिएट ज़रूर कर लो, जो इतिहास हरियाणा के साथ हो। हरियाणा में करनी है तो हरियाणा वाले तो पूछ। वो थोड़ा है। बाकी आपकी टीचिंग ऐसी है कि स्टूडेंट जब सुनेंगे आपको तो सुनते जाएंगे, बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे, बिल्कुल बोर नहीं होंगे, है ना? हम भी ऐसा लग रहे थे कि रुकसी जैसे गए हो, है ना, सुन रहे थे जब आपको। जैसे जो हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सर वो मैम स्टार्टिंग करी थी कुछ क्वेश्चंस लेके, वो ठीक है? बढ़िया बढ़िया, ऐसे होता है। आप इतिहास तो ऐसे ही होता नहीं, आप हमें स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, मान लिया स्टूडेंट्स से जब आपने स्टार्ट किया तो ऐसे ही तो करते हैं, बैकग्राउंड से स्टार्ट लेंगे। थोड़ा हरियाणा के साथ रिलेट करके ना, वो जरूर पढ़। हरियाणा अब देखता हूँ अच्छे से, कंपैरेटिव कहा जाए तो मतलब कैसा? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। योग्य है आप एचपीएससी के। ठीक सर, थैंक यू।